Hello everyone, welcome back in News in Focus. Today we are discussing about anti-defection law. अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है। कोई केस है पेडी कौशिक रेड्डी वर्सेस द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने जो असेंबली के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं उसका डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर तेलंगाना के जो असेंबली स्पीकर हैं उनको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि 2024 में ही यानी 2024 में ही एक जो एमएलए हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे, लेकिन उस पर अभी तक डिसीजन उन्होंने फाइनल नहीं किया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ का डेडलाइन भी स्पीकर को दिया है और कहा है कि इसको लेकर जल्द से जल्द कंक्लूड प्रोसीडिंग की जाए और इस पर डिसीजन को जल्द से जल्द लाया जाए। तो अब बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया फ्रीक्वेंट डिफेक्शन लेड इन द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। हमने आज़ादी के बाद हमने ये देखा कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। यानी क्यों कम हो गई? क्योंकि हम लोग ये देखते थे कि एक कैंडिडेट जो किसी एक पार्टी से इलेक्ट होकर आता था वो किसी और पार्टी में चला जाता था और वहां से दूसरी पार्टी में अगर उसे कुछ अच्छा मिलता था, अच्छा पोस्ट मिलता था या अच्छा लालच मिलता था, तो वो दूसरे पार्टी में चला जाता था। तो यहाँ पे एक फ्रेज बहुत फेमस हुआ उस समय, आया राम गया राम, बिकम पॉपुलर इन 1960s। ये कब पॉपुलर हुआ? और कि हरियाणा के एक एमएलए हुए, उन्होंने एक ही दिन में कई पार्टीज को स्विच कर दिया। क्यों? क्योंकि एक पार्टी, मान लिया कि कोई पार्टी ए है, उस पार्टी ए ने इनको बुलाया और कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको इतना रुपया दे देंगे। कोई पार्टी बी आया तो पार्टी बी ने कहा कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको रुपया भी देंगे और कैबिनेट में मिनिस्टर का पोस्ट भी देंगे। तो इस तरह से क्या होता था कि पार्टी से स्विच हो जाते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाती थी, एक स्थिर सरकार नहीं बन पाती थी और जो डेवलपमेंट के वर्क हैं वो रुक जाते थे। क्योंकि जब एक पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में जाया जाता था तो क्या होता था कि पहले वाली पार्टी माइनॉरिटी में चली जाती थी और जिसकी वजह से गवर्नमेंट नहीं बन पाती थी, गवर्नमेंट खत्म हो जाती थी, फिर दूसरी पार्टी गवर्नमेंट बनाती थी। फिर कुछ समय बाद वो उसमें से निकल कर किसी और पार्टी में चले जाना, फिर वो पार्टी की गवर्नमेंट भी गिर जाती थी। यानी पूरे 5 साल गवर्नमेंट ठीक से नहीं चल पाती थी। तो इस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जो कि 10th शेड्यूल में शामिल किया गया, 10th शेड्यूल बनाया गया और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में 52nd अमेंडमेंट किया गया और 10th शेड्यूल को ऐड करके उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। इसका एम क्या था? इसका एम यही था, टू स्टॉप पॉलिटिकल डिफेक्शन फॉर पर्सनल अगेन इट अप्लाई टू बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली। ये दोनों ही जगह पर इसको अप्लाई किया गया, लागू किया गया। इसके साथ ही इसमें एक अमेंडमेंट और हुआ है, 91st अमेंडमेंट, जो कि 2003 में हुआ। इस अमेंडमेंट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ में एक चीज को हटाया गया जो कि 1/3 स्प्लिट प्रोविजन था। मतलब यहाँ पर पहले क्या किया गया था, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया था कि अगर 1/3 कैंडिडेट किसी पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी में या दूसरे तरफ चले जाते हैं तो वो लीगल होगा, वो इलीगल नहीं होगा, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन इस चीज को हटाकर क्या किया कर दिया गया, ये कर दिया गया अलाउिंग मर्जर ओनली इफ 2/3 ऑफ द पार्टी मेंबर्स एग्रीड। अगर 2/3 पार्टी मेंबर एग्रीड हैं तभी मर्जर हो सकता है दूसरी पार्टी में। और इस चीज को इसमें देखा गया और डिस्क्वालिफिकेशन फैक्टर तब तक रहेगा जब तक कि री इलेक्ट होकर नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे कौन से ग्राउंड्स हो सकते हैं जिस पर डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है किसी मेंबर को। अगर वॉलेंट्री गिव अप पार्टी मेंबरशिप, अगर कोई पार्टी मेंबरशिप को गिव अप कर देता है तो हट जाएगा। वोटिंग और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी व्हिप कैन लीड द डिस्क्वालिफिकेशन। अगर असेंबली में या पार्लियामेंट में के हाउस में पार्टी में अगर किसी बिल पर वोटिंग हो रहा है और पार्टी व्हिप जारी किया हुआ है, पार्टी व्हिप मतलब पार्टी ने अपने सभी मेंबर्स को कहा हुआ है कि आप को इस बिल के साथ में वोट करना है, इसमें यस बोलना है, नो नहीं बोलना है, इसके अगेंस्ट नहीं जाना है। तो अगर कोई अगेंस्ट चला जाए, है ना, पार्टी व्हिप के अगेंस्ट चला जाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और इसके साथ ही अगर कोई लेजिस्लेचर डिस्क्वालीफाई तब भी हो सकता है जब वो कोई इंडिपेंडेंटली वो इलेक्ट हुआ है, लेकिन बाद में वो किसी इलेक्ट होने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है
तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और इसके साथ साथ कोई नॉमिनेटेड मेंबर भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। कब? अगर वो पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, यानी कि नॉमिनेशन अभी उसका आज हो गया है और इस 6 मंथ के अंडर अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो ठीक है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ अगर वो ज्वाइन करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ एग्जेप्शंस भी हैं डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, यानी अ पार्टी कैन मर्ज विद अनदर इफ 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर एग्री विद नो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दोज हु मर्ज एंड और स्टे। यानी कि अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो रहे हैं, उनके साथ जा रहे हैं, तो वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन का जो रूल है वो नहीं लगेगा। इसके साथ साथ नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, इनके अगेंस्ट भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। फॉर रिजाइनिंग फ्रॉम द पार्टी टू रिमेन न्यूट्रल, यानी कि अगर वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देते हैं, है ना, वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देते हैं तो भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो न्यूट्रल होकर काम कर सके। क्योंकि स्पीकर, चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन ये क्या होते हैं? ये हाउस में सभी को एक तरह से रेगुलेट करते हैं, वो हाउस की जो प्रोसेसिंग है उनको रेगुलेट कर रहे होते हैं। रोल ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का क्या रोल होता है? यहाँ पे जो चेयरमैन या स्पीकर होता है वही प्रिसाइडिंग रोल में होता है और उसके पास ये डिस्क्वालिफिकेशन की पावर होती है। यही डिसाइड करता है। डिस्क्वालिफिकेशन केसेस आर डिसाइडेड बाय स्पीकर और चेयरमैन, इसी को ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहा जाता है। और इसी मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के जो असेंबली स्पीकर हैं उनको क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि 2024 में ही वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, लेकिन उसको लेकर जो प्रोसीडिंग होनी चाहिए, उनको डिक्लेयर करना चाहिए, वो अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है। तो इससे रिलेट करके क्वेश्चंस भी यूपीएससी के एग्जाम्स में बहुत बार बनते रहते हैं। तो इससे लेकर एक क्वेश्चन ऐसे 2014 में भी बना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन? तो सेकंड शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 8th शेड्यूल या 10th शेड्यूल? तो आंसर क्या होगा इसका? कमेंट में आप सभी लोग जरूर बताइए। मैं भी इसका आंसर बता देता हूं। आंसर क्या होगा? डी, 10th शेड्यूल में है, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम k.त्रिभुवन एंड इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को शेयर कर दें अपने दोस्तों में भी, इसके और डेली जुड़ जाएं हमारे साथ एक ऐसे पॉइंट्स पर, ऐसे न्यूज़ पर जिस पर फोकस करना जरूरी हो जाता है हमारे यूपीएससी एंड अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।